नमस्ते क्लास 9th। हम लोग 9th के काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं। जो पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखना चाहिए, काफ़ी सारी बातें पढ़ाई गई हैं। चलिए, जो भी हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उन्हें हमेशा एक नोट्स बनाना है और वीडियो हमेशा पर डे हम लोग अराउंड 8 o'clock वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 8:10, 8:15। आप नोट्स बनाइए, छोटे छोटे 2 वीडियो, एक दिन का 2 वीडियो बनेगा। आप बनाइए, देखिए और नोट्स बनाकर कनेक्टेड रहिए। चलिए फटाफट हम अभी तक आपने क्या देखा बात कर लें। तो हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। पर डे हम आपको अभी तक आपने देखा बताते हैं। पर्पस यही है कि हमारे साथ साथ आप भी रिवीजन कर सके। तो सराउंडिंग में आप नज़र घुमा लो, बाढ़ ही बाढ़ है, पानी ही पानी है, ठीक। तो वो हमारा सब क्या है, मैटर है। मैटर में मास होता है, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। मैटर टीनी पार्टिकल से बना है, स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, अट्रैक्शंस होते हैं, मूवमेंट करते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं। वो मूवमेंट जो होता है पार्टिकल का, वो स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, जिग जैग नहीं, अजीब सा मूवमेंट होता है, 50 डायरेक्शंस में मूव होते हैं। तो एक साइंटिस्ट था ब्राउनियन, उसने उस मूवमेंट का नाम दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट, जो मैटर के पार्टिकल्स शो करते हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। मैटर के 3 स्टेट के बारे में बात हुई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है। तीनों स्टेट के बारे में बहुत सारी बातें कर ली गई हैं, 10-10 पॉइंट बना के रखे हैं, आपको समझना चाहिए। आसान बात। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन भी देखा कि देयर इज़ ए इंटर कन्वर्जन, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। उल्टा भी पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कर सकते हैं। टेम्परेचर की मदद से करना स्टार्ट किए तो हम लोगों ने मेल्टिंग देखा, हम लोगों ने बॉइलिंग देखा। काफ़ी छोटे छोटे टर्म्स आए, सिमिलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। वर्ड थोड़े चेंज हैं, फ्यूज़न और वेपोराइजेशन हैं। डन। हम लोग थोड़ा 1-2 अच्छे कंसेप्ट आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच के देखें। और एट लास्ट हम देख रहे हैं कि लिक्विड गैस में तब कन्वर्ट होता है जब बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस करता है। लेकिन कुछ ऐसे फेनोमेनन हैं जहां पर बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं आया लेकिन लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन लास्ट वीडियो अपना। इवोपरेशन सरफेस का फेनोमेनन है, स्लो प्रोसेस है, कूलिंग इफेक्ट करता है कि जब इवोपरेट होंगे सारे मैटर, सारे लिक्विड इवोपरेट होंगे, आराम से इवोपरेट होंगे, तब वो जो जहाँ से भी इवोपरेशन होगा वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। कूलिंग इफेक्ट लिखवा भी दिए हैं, मैकेनिज्म ऑफ इवोपरेशन, कूलिंग इफेक्ट दोनों लिखवा चुके हैं। अब हम लोग को बात करना है, जैसे लास्ट क्लास में बात छोड़ के गए थे कि अपना पसीना है, उड़ता नहीं है, पसीना यहीं पे पड़ा हुआ है, उड़ क्यों नहीं रहा है। कपड़े कभी जल्दी सूख जाते हैं, कभी देर से सूखते हैं, यानी सम अदर फैक्टर्स हैं दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशंस। टुडेज टॉपिक, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे इवोपरेशन कैसे होता है, इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट हैं, ठीक। तो आइए अब हम लोग पहला फैक्टर की बात करते हैं। आज बोर्ड पे लिखवाने लायक नहीं है कुछ, बहुत तेज बारिश हो रहा है, तो जहाँ बोर्ड है वहाँ काफ़ी सराउंडिंग में साउंड है, तो हट के बात कर रहे हैं, लिखने की बात नहीं होगी, सिर्फ सुनना है आपको। तो आइए बात करते हैं कि फैक्टर्स। अब कपड़ा ही पसार के देख लो, कपड़ा भीग गया, आप धो धा लिए, रिंस कर लिए, निचोड़ लिए, आप छत पे ले जाके कपड़ा सिर्फ ऐसे पटक दोगे बिना फैलाए हुए। हम लोग कपड़ा कैसे पसारते हैं, पूरा फैलाते हैं, झाड़ते हैं, तब पसारते हैं। तो देखने को होता है कि अगर तुम कपड़ा मुड़ा तुड़ा ही छोड़ देते हो और एक कपड़े को फैला के रखते हो, तो दोनों में जल्दी कौन सूखेगा? सबको पता है जो फैला के रखे हैं वो जल्दी सूखेगा। उसके पीछे का साइंस क्या है? उसके पीछे का साइंस है कि जब कपड़ा मुड़ा था तो हमारा इवोपरेशन तो सरफेस से होता है। जब कपड़ा मुड़ा हुआ रहेगा तो
सरफेस एरिया, जो सरफेस है वो बहुत कम है, जो हवा से कांटेक्ट में है, मुड़ा हुआ है। इसी को फैला दें तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, तो जो कपड़े को पसार देते हैं तो कपड़े का सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो हर सरफेस से वाटर भागना शुरू कर देता है। और जब मुड़ा हुआ था तो थोड़ा ही सरफेस था जो हवा में एक्सपोज था, तो कम पानी बाहर निकलेगा। तो रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा इवोपरेशन होगा और इवोपरेशन की सारी बातें अधिक होगा। एक बेस्ट एग्जांपल होता है कप, सब लिखवा देंगे हम। कप में आप चाय रखे हैं, गरम चाय पीते हैं तो मुंह जल जाता है, थोड़ा देर छोड़ते हैं कि ठंडा जाए। ठंडाने के पीछे का लॉजिक क्या है कि कप में भी लिक्विड पड़ा हुआ है और कप का जो अपर सरफेस है उसमें से थोड़ा पानी इवोपरेट करेगा, एज ए रिजल्ट ये कूलिंग इफेक्ट करेगा और चाय थोड़ा ठंडा होगा। अगर हम कप में के चाय को अगर हम सॉसर में, प्याला में थोड़ा सा फैला हुआ में डाल दें तो चाय मेरा फैल गया। चाय जैसे फैला उस प्याले में, सॉसर में, तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया कंपेयर टू कप। सॉसर में इवोपरेशन का रेट फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सरफेस एरिया है, ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन तो ज़्यादा कूलिंग, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। आप चाय को थाली में डाल दो, थाली में पूरा फैल गया और जल्दी ठंडा होगा। तो ये सवाल हैं, एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, ठीक, कि मुड़ा हुआ कपड़ा थोड़ा देर से सूखता है फैले हुए कपड़े के तुलना में। तो आंसर है कपड़े का सूखना दैट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इवोपरेशन and rate of evaporation also depends upon the surface area. Higher the surface area, higher the rate of evaporation. सेम आंसर हम दे सकते हैं, वो कप में चाय और सॉसर में चाय, ऐसा एग्जाम में भी सवाल है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहले हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन। नंबर 1 सरफेस एरिया। सिर्फ एक कीवर्ड आपको याद रहे कि सरफेस एरिया है जो कुछ अफेक्ट करता है, ठीक। तो लिखिएगा, हम थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। लिखिएगा सरफेस एरिया डैश, लिखिएगा एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया increase the rate of evaporation because more surface area provides more space for large number of particle to get evaporated, full stop, ठीक। ये आपका एग्ज़ाम का आंसर भी हो सकता है, ठीक। और इसी में आप जोड़ सकते हैं कि दैट इज़ वाई कप में रखा चाय लेट से ठंडा होता है कंपेयर टू सॉसर। सॉसर मतलब प्याला, प्याली में भी रख के पिया जाता है चाय, अमिताभ बच्चन पीता था, ठीक। तो हम लिखवा देते हैं दैट इज़ वाई, उसी में फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिएगा, ये एक सवाल का जवाब बनेगा आपका। लिखिएगा दैट इज़ वाई एन unfold cloth, fold नहीं, unfold cloth dries faster, dries मतलब सूखा, faster than a folded one, मुड़ा हुआ के कंपेयर में unfold, खुला हुआ जल्दी सूखता है, कॉमा। एक तो आंसर हो गया। अगर यही सवाल आए तो पूरा लिख देंगे, अंत में कह देंगे दैट इज़ वाई, कॉमा करके एक और लिखिएगा दैट इज़ वाई। 2 आंसर हो गए, एक सवाल, एक ही जवाब 2 सवाल के लिए। दैट इज़ वाई हॉट मिल्क और टी इज़ ईजी टू सिप, SIP, sip from saucer, 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 rather than
rather than cup। आसान बात। 2 सवालों का भी हम आपको जवाब दे दिए। ठीक, सवालों का ही जवाब लिखवाना है आपको। तो पहला हो गया फैक्टर, सरफेस एरिया वो फैक्टर है जिसके बढ़ने से इवोपरेशन बढ़ता है। अब आइए, और भी कोई फैक्टर है क्या कि सिर्फ सरफेस एरिया? आइए कपड़े सुखाने की ही बात करते हैं। आप भीगा हुआ कपड़े को छत पे पसारते हैं, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं कंपेयर टू ठंडा का दिन। अब यहाँ पर कपड़ा सूखना तो बिकॉज ऑफ इवोपरेशन है, तो फिर आखिर ये गर्मी और ठंडा का कुछ लेना देना है क्या? हाँ, लेना देना है। याद होगा लास्ट क्लास में कि कब होता है इवोपरेशन? जब सरफेस के पार्टिकल्स टकराते हैं आपस में और थोड़ा एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। वो थोड़ा एनर्जी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाए कि दूसरे पार्टिकल का साथ छोड़ के भाग जाए। ठीक, तो अगर हम कहें कि सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बढ़ गया, यानी गर्मी का दिन, तो जो पार्टिकल्स हैं हर पार्टिकल्स का भी हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो 20 डिग्री सेल्सियस पे भाग रहे थे, अगर 30 डिग्री पे कर दें तो और ज़्यादा ना भागेंगे। ख्याल इतना ही करना है कि बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचाना है। तो गर्मी के दिनों में सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता था। तो जो पार्टिकल्स को भागने में 1 घंटे का समय लेता था, सोचो तो 1 घंटे में वो उतना एनर्जी ले पाता था कि अब वो भाग सकता है। लेकिन अब सराउंडिंग में टेम्परेचर ही ज़्यादा हो गया है, तो अब उतना 1 घंटे का मेहनत करके एनर्जी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी टेम्परेचर मिल रहा है सराउंडिंग से, तो अब हमें थोड़ा कम टेम्परेचर लेके भागने की ज़रूरत है। तो 1 घंटे का काम आधे घंटे में ही हो सकता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट हो जाएगा। आसान बात है। गर्मी में कपड़ा जल्दी सूखने का पीछे का कारण बता सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये जो बदलने का रेट था डिपेंडिंग अपॉन द काइनेटिक एनर्जी, तो वो भाग जाएंगे। एक सवाल आपके एनसीईआरटी में है कि गर्मी के दिनों में जो कूलर है ना, डिजर्ट कूलर लिखता है। गर्मी के दिन में कूलर ज़्यादा ठंडा हवा देता है। ऑब्वियस है, गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण आपका इवोपरेशन फास्ट होगा। कूलर समझते हैं, मान लो ये कूलर है, अंदर जगह है, इधर पंखा लगा हुआ है और कूलर में आप पानी डालते हैं, देखे होंगे। कुछ दिन बाद फिर पानी डालते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि कूलर का पानी कौन पीता है? जी कोई नहीं। तो ये पानी जा कहाँ रहा है? तो पानी इवोपरेट हो रहा है। कैसे? तो देखे होगे ध्यान से, आप पानी डाल देते हैं कूलर में व्यवस्था है, मशीन वगैरह लगा है कि पानी को इस तरफ पानी गिराता है, इधर पानी गिराता है, पीछे पानी गिराता है। 3 साइड में मशीन के द्वारा वही पानी जो आपने डाला था, जब कूलर ऑन करते हैं तो पानी को फैलाता है, गिराता है। इस सरफेस पे गिरा दिया, इधर के सरफेस पे गिरा दिया। अब अगर ये हमारा हाथ एक साइड है, ये वाला भी हाथ हमारा एक साइड है, तो इस साइड पे पानी आ चुका है। अब यहाँ का पानी जब उड़ेगा ना एटमॉस्फेयर में, तो ये पानी इधर का टेम्परेचर लेके भागेगा, क्योंकि पता है इवोपरेशन जब भी होगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर लेके भागता है सब। तो जैसे ही अगल बगल का इस सरफेस का वाटर जब इवोपरेट होगा तो अंदर का पानी लेके भागेगा, अंदर का एनर्जी लेके भागेगा, तो यहाँ की एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक, तो इनसाइड द कूलर एनर्जी कम हो चुका है, टेम्परेचर कम हो चुका है, यानी ठंडा इलाका बन चुका है। और इसके पीछे पंखा लगा हुआ है, पंखा चलता है तो पीछे का गर्म हवा खींचा और आगे के ठंडा एरिया से उसको आगे निकालता है, तो रास्ते में गर्म हवा ठंडा बन जाता है और आपको ठंडा हवा मिलता है। तो अगर इवोपरेशन का रेट फास्ट होता है
तो अंदर ठंडा बहुत जल्दी होगा और ज़्यादा होगा। तो हवा जो इस इलाके से, इस ठंडे इलाके से इनसाइड द कूलर निकलेगा तो ठंडा ही होगा। तो गर्मी के दिनों में कूलर ज़्यादा ठंडा हवा देता है। एक लाइन का आंसर, एवोपरेशन का रेट फास्ट हो गया है जो कि कूलिंग इफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। लिखिएगा नंबर 2, टेम्परेचर डैश, टेम्परेचर डैश। लिखिएगा हाइयर द टेम्परेचर, हाइयर विल बी द नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल विथ हाई काइनेटिक एनर्जी। आंसर हो गया। फिर से बोल दें, हाइयर द टेम्परेचर, हाइयर विल बी द नंबर ऑफ active particles with high kinetic energy and hence more evaporation will be there। ठीक, आप इसको किसी भी सवाल के जवाब में जोड़ सकते हैं। ठीक, नंबर 3 एक और बात कर लेते हैं कपड़ा पसारते ही। कभी कभी किसी घर पे छत नहीं मिलता है। छत मतलब कई अपार्टमेंट है तो नीचे जो रहने वाले हैं वो छत पे नहीं जा पाते हैं, तो कपड़ा सुखाना है तो पंखा चलाकर भी कपड़ा सुखाया जा सकता है। पंखा चलाकर कपड़ा सूखने के पीछे, कपड़ा सूखता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन से ही। पंखा के हवा से भी सूख जाए तो यानी कि हवा भी कुछ कर रहा है। तो हवा काफ़ी आसान है। अगर कोई फ्लो कर रहा है, अपर सरफेस का पार्टिकल फ्लो कर रहा है और हवा पंखा चला दिए तो पंखा के हवाओं में भी तो काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर सबसे ऊपर का पार्टिकल अगर हम हैं, ठीक, हम हिल रहे हैं, नीचे वाला मेरा पैर पकड़ा हुआ है, हमारा थोड़ा तेज मूवमेंट है, नीचे वाले से हम पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैर छूटो और हम भागें, तले हवा बहा, ऊपर से हवा आता है और हमको छुआ, हवा में काइनेटिक एनर्जी हमको पकड़ा, कहा कि चलो भाई, हम चल लेते हैं उसके साथ। हवा हमारे काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा और बढ़ा देता है। तो जब हवा वाला मौसम हो, विंडी एयर हो, तो उस समय आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होता है। तो नंबर 3 लिखिएगा, विंड स्पीड डैश, हाइयर द विंड स्पीड, हाइयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, हाइयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक, 3 पॉइंट हो गए। छोटा सा वीडियो बना हमको, अब हमको वीडियो को ब्रेक करना है और उसके बाद अगला पार्ट पे बात करना है। नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। ठीक, तो जाना नहीं है, अभी आज ही कंप्लीट कर लेना है और आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तुरंत इसके बाद एक नया वीडियो अपलोड करते हैं, जाइएगा नहीं। धन्यवाद।